आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी आ गए हैं। हम भी तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। कैसे प्रमाण करें बताइए? सीना चीर के दिखा दें, हाथ काट के दिखाएं? कौन सी राष्ट्रवाद का हमारी आप परीक्षा लेना चाहते हैं? आप चाहे जो जिस तरह से जनता चाहती है जैसा नेता, मैं वैसा नेता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। युवाओं से मेरा बस एक ही अनुरोध है कि वो नशा मुक्त रहें, नशे पे ध्यान न दें। युवाओं को नशाखोरी ज्यादा खराब कर रही है। भारतीय आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पे हमलावर हैं? किसी पार्टी से नहीं। अब हम पैरासूट, आप बार बार पैरासूट लगाए हुए हैं। पैरासूट हम भोग रहे हैं ना, पैरासूट का। अब पैरासूट वालों से भोग रहे हैं। अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, जिस तरीके से हम प्रतापगढ़ लगातार कवर कर रहे हैं, लगातार प्रतापगढ़ में बने हुए हैं। इसी बीच हम रानीगंज मार्केट में थे और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से नेशनल जनदल के प्रत्याशी जो पूरे दमखम के साथ प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आइए इनसे हम आप मिलकर के बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय, संदीप सिंह पिंटू जी आप हैं। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। धन्यवाद। सर, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। और जिस तरह से जनता चाहती है जैसा नेता, मैं वैसा नेता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो प्रयास ही कर रहा हूँ और बन के दिखाना है कि जनता के मन मुताबिक नेता बनना। सर, चुनाव लड़ने का जब मन होता है तो साहब एक स्टेप होता है कि प्रधानी लड़ेंगे, फिर जिला पंचायत जाएंगे, फिर विधानसभा जाएंगे। आप सीधे दिल्ली जाने की तैयारी कर लिए प्रधानी से? प्रधानी से ही हमको मिला है कुछ कि हम विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमने लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है प्रधान होते हुए। हमारी माता जी प्रधान है, तो हमने पूरा गांव अपना लगभग 100% लोगों को संतुष्ट रखा है। और उन्हीं गांव के लोगों के सहयोग से और दोस्तों के सहयोग से भी लोकसभा जाने का हमारा जो रास्ता सुलभ हुआ है, इन्हीं हमारे ग्रामवासियों के ही सहयोग से सुलभ हो सका है। सर, अगर आपकी यात्रा के बारे में हम पूछें, आप एक यूथ हैं, तो आपकी ये राजनीतिक यात्रा शुरू कहाँ से हुई? राजनीतिक यात्रा तो देखिए भाई, मेरा जीवन बहुत संघर्षमय रहा शुरू से ही जी। और संघर्ष करते 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 आज भगवान की कृपा से इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और पहले भी सेवा ही करते आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि लोगों की हम अच्छे से सेवा कर सकें। अपने संघर्ष के बारे में जरा खुल के हमको बताइए, हमारी जनता को बताइए। जनता संघर्षमय नेता को ढूंढ रही है। संघर्ष बहुत लंबा है और बहुत कठिन है। हमने शुरू में संघर्ष के दौरान ट्रक पे कंडक्टरी की है, कंडक्टरी से ड्राइवरी की है, ड्राइवरी से यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष की कोई सीमा नहीं है कि इतने जल्दी बताया नहीं जा सकता। हाँ, बहुत कठिन संघर्ष किया है और संघर्ष में हमारे साथ भगवान का हमारे सर पे हाथ रहता है और भगवान की कृपा ही मानता हूँ मैं इसको। और भगवान की कृपा से मैं लोगों की सेवा करता रहता हूँ। मैं शुरू से ही लोगों की सेवा करने में मेरी एक बहुत ही आस्था रही है, रुचि रही है और मैं कमजोरों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये मेरी आदत है, तो बस उसी आदत के चलते आज इस राजनीति में आना पड़ रहा है। आप कमजोरों के साथ खड़े रहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि वो कमजोरों के नेता हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मोदी जी की योजनाओं से खुश नहीं है क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी और योगी जी बेशक ईमानदार नेता हैं, इनके बारे में ऐसा कहना अनुचित है, लेकिन जो और नेता हैं, कुछ तो मोदी जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि हमने इनको, बोलिए, खूब बोलिए। इनको हमने चुना था तो इनके पास कोई विपक्ष का नेता नहीं था। आज इनकी पार्टी में सारे चोर, जितने भ्रष्टाचारी, सब इन्हीं की पार्टी में तो आ गए हैं। तो अभी तो मोदी जी पहले वाले मोदी जी तो हमारे हिसाब से नहीं रहे। कहाँ आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी आ गए हैं। हम भी तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। कैसे प्रमाण करें बताइए? सीना चीर के दिखा दें,
हाथ काट के दिखाएं, कौन सी राष्ट्रवाद का हमारे आप परीक्षा लेना चाहते हैं आप, चाहे जो। अब राष्ट्रवादी हैं हम, इसमें कोई शक नहीं, जरूरी नहीं कि हम भाजपा को वोट देते हैं तभी राष्ट्रवादी। हम अपने लोकतंत्र की और अपने जनता की सेवा करेंगे, यही हमारा अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, अपने जिले की सेवा करेंगे, अपने घर गांव सबकी सेवा करेंगे, सबकी रक्षा का दायित्व तो अपने सर उठाने की हिम्मत रखते हैं। तो इससे बड़ा राष्ट्रवाद और क्या है। अच्छा, अचानक ऐसा क्या मूड में आ गया, क्या मन में आ गया, सब चुनाव लड़ते हैं, सीधे प्रधानी से सांसदी लड़ते हैं, लोकसभा लड़ते हैं, ऐसा क्या आ गया मन में? महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई या कुछ योजनाएं थी, कुछ एक टारगेट था उसको कंप्लीट करना है? नहीं, जब जनता पब्लिक अपने आप को ठगा महसूस कर रही हो, उस बीच में किसी न किसी को बीच में आगे निकलना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो जो कल था, कहावत है कि जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। तो कभी न कभी बुढ़े होने के बाद भी हम कमजोर हो जाते हैं ना, तो इसलिए हमने आज से ही शुरू किया इसको। अच्छा, आप यूथ हैं, एक बड़ा संजीदगी से भरा प्रश्न है, क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं को आप बेहतर समझते हैं। मैं लगातार फील्ड में टहल रहा हूँ, प्रतापगढ़ में टहल रहा हूँ, युवा जो हैं अपने भविष्य को लेकर के बहुत साशंकित हैं जी। उनको आप क्या बात, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन उनको देना चाहेंगे आप? युवाओं से मेरा बस एक ही अनुरोध है कि वो नशा मुक्त रहें, नशे पे ध्यान न दें। युवाओं को नशाखोरी ज्यादा खराब कर रही है, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, और कुछ बिजनेस व्यापार पे ध्यान दें। नशाखोरी युवाओं को बहुत ज्यादा खराब कर रही है, और ये सरकार का भी फेलियर रहा है। कहीं कहीं से युवाओं को जो नशा उपलब्ध होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अवैध रूप से नशा ये हर जगह मिलता रहता है, इतनी प्रशासन है, सब कुछ है, लेकिन युवा है तो नशा, तो पैसा रहेगा तो उसके पास तो नशा सीखता है। अब आप कह रहे हैं पढ़ते लिखते हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, बेचारे पेपर वही लीक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। युवाओं को देखिए, ये तो है एक अपने यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार का इनका 83% युवा इस देश के बेरोजगार हैं साहब। आप युवा हैं और आप चुनाव मैदान में हैं। युवाओं के लिए मैं रोजगार को प्राथमिकता दे रहा हूँ अपने इस चुनाव में। अगर मैं आया तो मैं सबसे पहला काम न्याय समय पे मिल सके लोगों को, और लोगों को रोजगार मिल सके, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लोगों को आसानी से मुहैया करा सकूं, और सुरक्षा लोगों को आसानी से दे सकूं। ये यही मेरे 4-5 मुद्दे हैं, और तो सब कर ही रहे हैं। अच्छा, और सब कर रहे हैं। और तो आपको क्या लगता है कि सरकार में सुरक्षा नहीं मुहैया हो पा रही है? नहीं हो पा रही मुहैया। आप क्या बात करते हैं कि इस समय तो माना जाता है कि देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ के राज में। सुरक्षित केवल विपक्ष को टारगेट किया जाता है। केवल विपक्ष को टारगेट करना ही सुरक्षा थोड़ी है। हर पब्लिक की सुरक्षा देखना सुरक्षा है। अब विपक्ष को टारगेट करते हैं तो कैसे सुरक्षा हो गई? जो इनके पक्ष में चला जाता है, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, तो उसके लिए क्या है, इनके पास क्या प्लान है, उसके लिए थोड़ा सा बताएं हमको। हाँ, अगर ये विपक्ष में कोई जा रहा है, विपक्ष का कोई भी भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में जाता है, तो उसके लिए क्या प्लान है? यहाँ तक कि हारे हुए मंत्री, हारे हुए विधायक नेता को ये लोग मंत्री बना देते हैं, जबकि जीते हुए लोग को कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कोई ये नहीं है। एक कर्मठ नेता के लिए इनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन जो हार गया है, किसी दूसरी पार्टी का है और इनकी पार्टी में आता है, तो उसको मंत्री पद दे रहे हैं। हाँ, और हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, इनकी वैल्यू नहीं समझी जा रही। कुछ कहीं कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही इनको कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण इस देश में रहते हैं। हाँ, हमको सरकार से थोड़ी कुछ चाहिए। हम तो ऑलरेडी पहले से ही सेवा करते आ रहे हैं, जनता की सेवा। ब्राह्मण है, शिक्षा के माध्यम से वो स्कूल में कोई बच्चा न जाए पढ़ने, केवल ब्राह्मण के पास 1 साल रह जाए, अपने बच्चों को कोई अपने किसी ब्राह्मण के पास छोड़ दे, तो हमको लगता है सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा। स्कूल जाने की उसको जरूरत नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो अगर और किसी को छतरी के घर में कोई रह जाए, अपना बच्चा दे दे, तो छत्ता वो
दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए उसके अंदर समर्थ है। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण एक ऐसी प्रजाति है हमारे देश में जो हमेशा से बुराई के खिलाफ लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी। अच्छा, आप प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और अगर बोलिए। आप प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के युवा, यहाँ के यूथ, यहाँ का शोषित, वंचित, उपेक्षित, भाषित, पिछड़ा गरीब समाज आपको वोट क्यों करे? मैंने आपका क्वेश्चन थोड़ा सुना नहीं। आप प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आप एक कारण बताइए कि आपको शोषित, वंचित, उपेक्षित, उपहासित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, मजदूर, किसान, युवा वर्ग किस कारण से वोट करे? जितनी समस्याएं हैं इन लोगों की, जिस धरातल से, जिस जमीनी स्तर से मैं इनकी समस्याओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारी समस्याएं झेली हैं, तो वैसे तो कोई पैरासूट वाला नेता तो उस तरीके से इस समस्याओं को समझ नहीं सकता हमारे प्रतापगढ़ के लिए। तो प्रतापगढ़ की जनता के लिए तो मैं बहुत सुटेबल, बोले तो बहुत सुटेबल नेता भी नहीं कह सकता अपने आप को, बहुत सुटेबल आदमी हूँ कि जो मैं अपनी प्रतापगढ़ की सभी जनता का पूरी ईमानदारी के साथ और सबकी समस्याओं को मैं समझते हूँ, जितनी अच्छी तरीके से मैं प्रतापगढ़ की समस्याओं को समझता हूँ, हमको तो नहीं लगता कोई समझेगा। आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे हैं, गांव में गरीबों को आप देखते होंगे, इस वजह से आप कह पा रहे हैं। आप कहते हैं पैरासूट कैंडिडेट की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद को फिर से रिपीट किया, वो भी प्रतापगढ़ के हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो समस्याओं को समझते होंगे? बिल्कुल, अगर समझते होंगे तो जनता उनके साथ रहेगी, इसमें उनको डरने की कोई बात नहीं है। 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। आपको क्या लगता है कि वो समझ पाए या नहीं समझ पाए? अब ये तो 2 महीने बाद पता चलेगा कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जनता उनको समझी। आप हिचकिचा रहे हैं सांसद जी का विरोध करने में। नहीं, विरोध नहीं करते, वो तो जनता विरोध करती है, हम क्यों करेंगे? वो हमारा विरोध नहीं करेंगे, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। तो पब्लिक है, पब्लिक के बीच में वो भी आए हैं और लोकतंत्र है, मैं भी आया हूँ। तो जैसे उन्होंने किया है वो जनता उनको, वो जनता के लिए, पब्लिक के लिए एक ये लोकतंत्र का जो त्योहार है इसीलिए मनाया जाता है कि जो जैसा किया रहेगा वो सब भरेगा। चलिए प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ के जो मुद्दे हैं, रोजगार के लिए यहाँ माना जाता है कि एक एटीएल फैक्ट्री थी, हर चुनाव में एटीएल का जिक्र होता है, हर चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं, कहते हैं बस अब की बार वोट दो, अब की बार एटीएल शुरू। आपका क्या एटीएल की तरफ कोई रुझान होगा? एटीएल तो खत्म हो गई है प्रतापगढ़ से। मेरा मानसिक सोच ये है, मैं हार्दिक सोच ये है कि एटीएल जैसी कई एटीएल मैं प्रतापगढ़ के लिए दे सकूं, कई एटीएलों का मैं व्यवस्था बना सकूं कि हमारे प्रतापगढ़ एक इंडस्ट्रियल हब बने, लोगों को एकदम बेरोजगार मुक्त कर दूं, ऐसा एक सोच लेके ही आया हूं। और देखिए कब तक पूरा होता है। प्रतापगढ़ आंवला नगरी कही जाती है साहब, दुनिया में जब प्रतापगढ़ का चर्चा होता है साहब कहते हैं अच्छा आंवला नगरी, आंवला किसान यहाँ बड़े बदहाल हैं। आंवला किसानों से मिले आप? मैं खुद आंवला किसान रहा हूँ। आंवला जब फरता है और जब उसको तोड़ा जाता है तो उस समय उसका किसानों को कोई रेट नहीं मिलता, और अभी कितने किसान आंवले के खेत को उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये दुखद है, ये प्रतापगढ़ की परंपरा के लिए दुखद है। तो इसको राजनीतिक, अभी कई नेता आंवला के बारे में राजनीतिक बयान दें कि हम आंवले से रोजगार करेंगे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं है। आपका क्या प्रयोजन है इसको लेकर के? आपकी क्या योजना है? क्योंकि आपने बताया कि आप भी आंवला किसान रहे होंगे, आप भी आंवला किसान हैं, और आप अगर आंवला किसान रहे हैं तो आप आंवला किसानों के दर्द को आप समझ सकते हैं। तो आपका क्या प्लान है? क्या उनको क्या राहत मिलेगी आपके आने के बाद? मेरे आने के बाद किसानों को राहत मिलेगी। मैं सबको फ्री में आंवला जो जितना लगाना चाहेगा मैं फ्री में सबको आंवला की खेती, मतलब उसको 1 साल तक उसके सारे पेड़ों की, आंवला के पेड़ों के लिए सारी योजनाएं, मतलब जो भी हो सकेगा हम उसको फ्री मुहैया कराएंगे। आंवला की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे लोगों को, और एक टीम गठित करेंगे जो कि सबको इस चीज के लिए जागरूक करे। जो भी किसान आंवला का खेती करना चाहते हैं सबको आंवला की खेती कराने का हम फ्री प्रबंध करेंगे। और जो आंवला की खेती कर रहे हैं उनको उनके फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, कोई निश्चित रेट नहीं होता है,
बड़े बड़े किसान हर दिल्ली पहुंच जाते हैं, धरना करते हैं, भाई एमएसपी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आंवला किसान को बेचारों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम आंवला किसान के बीच जाते हैं तो वो रोने लगते हैं कि साहब हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हमारी ये परंपरा है, हमारी ये धरोहर है, इस धरोहर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जो खेती कर रहे हैं, जिनके पास 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे 10 बीघे आंवला के बागान हैं, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं होंगी? उनके लिए हम कोल्ड स्टोरेज बनवाएंगे सब, और कोल्ड स्टोरेज में अपना आंवला एक उचित रेट से वो स्टोर कर पाएंगे। और जब वो अपना आंवला स्टोर करेंगे तो मार्केट को गर्ज लगेगी, उनको रेट देना ही पड़ेगा, और उनका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आपके प्रतापगढ़ में कहीं कहीं बड़ी दुर्लभ व्यवस्था है पेयजल की। एक गांव है रखां बाजार से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे, मुस्लिम बस्ती है, वहां आज भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। कुएं से लोग पानी भर के पीते हैं आज जब आजादी के लगभग 75 साल बीत चुके हैं तब भी। ये तो सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। अभी तक वो समस्या हमने देखा नहीं। मैं टहल रहा हूँ, अगर कहीं ऐसा हमको दिखा उस गांव में जाऊंगा तो मैं वहाँ तुरंत नल की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हो सकेगी उसको तुरंत करूंगा कि वहाँ पानी की पीने की समस्या खत्म हो सके। पानी पीने की समस्या जो है, क्योंकि वहाँ का जो 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ का पानी बेहद खारा है। एक कुआं है गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, झाड़ियों के बीच में है, वहीं मीठा पानी मिलता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लोगों को वहीं से पानी भरकर लाना पड़ता है। हद इस बात की है कि अब उस गांव में लड़कों के लिए रिश्ता लेकर कोई नहीं आ रहा। ये लड़के हमको बता रहे हैं, महिलाएं वहां रहना नहीं चाहती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं वहां बनी हुई हैं। तो जहाँ प्राकृतिक प्रकोप है वहाँ क्या किया जा सकता है? वहाँ के लिए फिर कहीं दूर पानी की टंकी बनेगी और वहाँ पानी की टंकी से पानी सप्लाई आएगा उनके लिए, और ये सरकार को करना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो अगर मैं सांसद बना तो इसको प्राथमिकता दूंगा, पहले इस काम को किया जाएगा। अच्छा, आपकी मुख्य 5 मुद्दे आप हमको बताइएगा जिनको लेकर के आप जमीन पे उतरे हैं, इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी समर में आप उतरे हैं। आपके 5 अहम मुद्दे क्या हैं? पहला तो न्याय, त्वरित न्याय मिलना चाहिए, सबको तुरंत न्याय मिल जाए। दूसरा शिक्षा हमारे यहाँ बहुत महंगी हो गई है, आम आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता है। और चौथा है स्वास्थ्य संबंधी, सरकारी अस्पतालों की दशा आप देख रहे हो। कोई नेता आता है तो तुरंत एसी लग जाता है टेंट हाउस से, उसके बाद नहीं लगता है, वहाँ कुछ होता नहीं है। और स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और रोजगार, 4 ही मुद्दे मेरे प्रमुख हैं। और बाकी तो जो भी होगा, सड़क, पानी, बिजली, ये सब किया जाएगा, लेकिन ये 4 ही मुख्य हैं। 4 ही मुख्य हैं। तो क्या योजना है? क्या कुछ विद्यालयों की स्थापना होगी शिक्षा के लिए? बिल्कुल होगी, शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना होगी, इनकी फीस कम होगी, सरकारी स्कूलों को और अपडेट किया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं बनेगी। आप बात कर रहे हैं 4 ही मुद्दे हैं। कल हम आपके गांव पट्टी विधानसभा क्षेत्र के दलापुर गांव में थे, वहाँ की बच्चियों ने बताया कि साहब असुरक्षा बहुत है। तो सुरक्षा तो मैं बता रहा हूँ ना, सुरक्षा, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है? तो कैसे बोलती हो बच्ची, ये बताओ आप? असुरक्षित महसूस कर रही है, आपसे ही बोला उसने। जिस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है, क्योंकि आप चुनावी मैदान में हैं और आप भी एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये माहौल बनाती है कि प्रदेश दंगा मुक्त है, प्रदेश अपराध मुक्त है, क्या आपको लगता है कि ऐसा ये धरातल पर उतर पाया है? दंगा मुक्त हमारे यहाँ भारत में पहले से भी रहा है। दंगा अगर कोई करवाए ना तो कभी दंगा होने की कोई संभावना नहीं। अभी 4 दिन पहले ईद बीती है, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके ईद मनाए हैं, और होली बीतती है तो हमारे सब होली मनाते हैं। दीपावली आती है तो सभी दीपावली मनाते हैं। तो दंगा कहाँ से होता है? दंगा तो कोई करवाता है, कोई करता तो है नहीं। किसी को शौक नहीं है दंगा करने के, करवाए जाते हैं दंगे। अच्छा, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रियों की ही पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। क्या आपने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया, या आपने टिकट चाहा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, हमने चाहा ही नहीं। ऐसा क्यों? काहे रूठ गए भाजपा से आप? रूठे थोड़ी हैं, लोकतंत्र है। अगर कोई भी सरकार रहेगी और अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो कोई न कोई युवक को
आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। उसके विरोध में श्री राम ने भी कहा था, अगर मेरे राज्य में कहीं किसी को कोई समस्या हो तो मेरा विरोध कर सकता है। तो राम राज्य वालों का विरोध कर रहे हैं आप? राम का विरोध हो सकता है तो राम राज्य वालों को विरोध करना कौन सी बड़ी बात है। अगर श्री राम के ये कहना है कि अगर मेरी सरकार में, मेरे राज्य में किसी को कोई समस्या है तो विरोध कर सकता है, तो राम राज्य वालों के, और राम राज्य वाले के कहाँ से राम राज्य कैसे माना जाएगा? राम राज्य जो ये चारों मुद्दे हमने बताए आपको, जब ये जमीन पे आएंगे तभी तो शायद राम राज्य संभव है। अभी तो राम राज्य नहीं संभव। कोई सी गरीब आदमी का किसी थाने में FIR हो जाए तो बताइए, तो मान लूंगा राम राज्य है। गरीब आदमी का थाने में FIR नहीं लिखा जाता है? नहीं, कैसे लिखा जाता है? बिना पैसा लिए, कि उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से लिखा देगा? किसी के साथ दुराचार हो तो उसका कितना शोषण होता है जमीन पे रह के, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ इस चीज को। पैरासूट वाले इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पे हमलावर हैं? किसी पार्टी से नहीं। अब हम पैरासूट, आप बार बार पैरासूट लगाए हुए हैं। पैरासूट हम भोग रहे हैं ना, पैरासूट का। अब पैरासूट वालों से भोग रहे हैं। अच्छा। एक बार आए थे इसके पहले, संगम लाल जी के पहले, हरिवंश जी, तो भी आए थे, तो उनका भी ऐसे ही था, पब्लिक के बीच में कोई रोल रहा नहीं विशेष। उसके बाद ये संगम जी हैं। संगम जी का क्या रोल है, आप बता दीजिए। अब इनके लिए तो भाई जनता इनको बताएगी क्या रोल है इनका। सांसद जी के बारे में बोलने में हिचकिचाते नहीं है एकदम। हमने अपना एक दो मुद्दा मैं भी इनके पास लेके गया हूँ। हमारे यहाँ का एक लड़का है सुनील विश्वकर्मा, उसको बिना वजह थाने वालों ने फंसा के उसको 6-7 महीने जेल में रखा था। तो मेरी माताजी प्रधान है, तो उस वजह से मैं इनके पास गया था उसको लेके, उसके पिताजी को लेके। तो वही पुलिस वाले जो उनको बता दिए कहानी, उसी को मान लिए, तह तक नहीं गए। और उस पे आज वो बेगुनाह हो के भी 6-7 महीने की सजा काट के होली किसी तरह से जमानत हुई, होली के पहले। तो ये सब कहीं न कहीं हमको इस चुनाव में आने के लिए मजबूर किया। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को फिर से रिपीट किया, मौजूदा सांसद को, सिटिंग सांसद को फिर से रिपीट किया है, समाजवादी पार्टी ने SP सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, और आप नेशनल जनदल से आ गए हैं, मामला त्रिकोणी होगा कि नहीं होगा, या एक तरफा हो जाएगा? एक तो हम क्षत्रिय हैं, हमसे अच्छा लड़ना कोई हद तक जाना नहीं है। तो हम लड़ते हैं, अच्छा है, परिणाम चाहे जो हो। अच्छा, हम लड़ेंगे अच्छा। परिणाम की चिंता नहीं? परिणाम की चिंता नहीं है, लड़ेंगे। लड़ने में, बहादुरी में कोई कम कसर नहीं छोड़ेंगे, बहादुरी से लड़ेंगे। परिणाम चाहे जो हो, परिणाम जनता पब्लिक के हाथ में है, परिणाम चाहे जो हो, लड़ेंगे बहादुरी से। ये विपक्ष माहौल बनाता है भाई साहब की जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, ED CBI पहुंच जाती है, आप भी मैदान में आ गए हैं, कुछ डर वो नहीं लग रहा है? डरना क्या, भगत सिंह डरे होते तो 23 साल की उम्र में फांसी क्यों चढ़ते? तो एक भगत सिंह समझिए, उन्होंने कहा था मैं हर रूप में पैदा होके आऊंगा, तो शायद अभी वही समझो। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबके लिए शुभकामनाएं, सबको मेरा नमस्कार। और कैंडिडेट अच्छा हो, वोट उसी को दें। पार्टी कैसी भी हो, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जनता से यही अपील है। और दारू वारू पी के, किसी से पैसा वैसा लेके वोट ना दें किसी को, बस यही अपील है जनता की। जनता जागरूक रहे, अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सोच समझ के वोट करे। और सबके लिए शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें बस। तो आप थे हमारे साथ संदीप सिंह जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से आप यूथ हैं और युवाओं की बातों को समझते हैं, युवाओं की हर वजहात को समझते हैं कि युवाओं की चाहत क्या है, और आपको मेरी तरफ से, इस चैनल की तरफ से, सुलभ भारत चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। मैं उत्कर्ष सिंह, कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ, देखते रहिए सुलभ भारत। धन्यवाद।